आज हम राजस्थान इतिहास और राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक लेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, ज़्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन साहित्य के स्रोत में हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में एक विशेष जानकारी देने वाला टॉपिक माना जाता है, और वो टॉपिक है अपना आज का राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान के नामकरण पर अगर बात की जाए तो यह टॉपिक आपके ज्योग्राफी में भी आता है, जो कर्नल जेम्स टॉड के नाम से कहा जाता है। लेकिन हमें जो यहाँ पर देखना है, हमें राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में इस टॉपिक पर बात करनी है। बात की जाए कि जो राजस्थान का इतिहास है, वो राजस्थान के इतिहास में ये जो राजस्थान नाम है वो आया कहाँ से। जनरली हम देखते हैं कि राजस्थान का जो ये नामकरण है, इसको लेकर अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वान अलग अलग तर्क प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान क्या प्रारंभ में राजस्थान के नाम से फेमस था? कुछ शासक या कुछ विद्वान राजस्थान का जो नामकरण है उसका कारण यहाँ पर राजपूत शासकों का शासन था, राजा रजवाड़ा होने की वजह से इसे कुछ लोग राजस्थान कहते थे। हम आज यहाँ पर उस चीज़ को क्लियर करेंगे कि राजस्थान का नामकरण क्यों हुआ। राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में अगर बात की जाए तो राजस्थान शब्द जो राजस्थान के लिए प्रयोग में होता था, ये प्रारंभ में ऐसा नहीं था। अगर हम राजस्थान के नामकरण पर बात करें तो राजस्थान का प्रारंभिक जो शब्द है जो राजस्थान के लिए प्रयोग में लाया जाता था, और उसकी जो हमें एक लिखित साक्ष्य इसके जो प्राप्त होते हैं, वह आपका शब्द था राजस्थान के लिए, वह है मरुकांता। मरुकांता राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, क्यों हम राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग करते हैं। मरु यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र, रेगिस्तान से भरा हुआ पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसे आप मरुकांतार क्षेत्र कह सकते हो। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इस मरुकांतार शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था रामायण। वह प्रयोग किया गया था रामायण में। रामायण, अब यहाँ पर रामायण पर बात करें तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा इस रामायण को लिखा गया। इसमें कौन सी रामायण? वाल्मीकि कृत, तुलसीदास कृत या कंबन कृत? अगर यहाँ पर हम बात करें तो इस मरुकांतार शब्द का जिस रामायण में उल्लेख किया गया, वह लिखी गई थी महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण थी, उसमें राजस्थान के इस रेगिस्तानी प्रदेश के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर ये सोचनी एक चीज़ है कि जो भगवान राम का काल था, उस भगवान राम के काल में इस राजस्थान का इस भाग में रेगिस्तान हुआ करता था। इस भाग में रेगिस्तान हुआ करता था और इसी के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस वजह से ये रामायण का ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी इंक्रीज कराने के लिए चीज़ है। दूसरी, मरुकांतार शब्द के बाद अगला जो राजस्थान के लिए जो प्रयोग में लाए गए शब्द हैं, वह एक जो अगला जानकारी मिलती है वह है राजस्थानादित्य। यहाँ कहते हैं कि ये केवल आप इस चीज को समझ सकते हो कि यहाँ पर राजस्थान शब्द का प्रयोग हो रहा है। राजस्थान शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यह पूरे राजस्थान के लिए प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर इस राजस्थानादित्य शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है वो बसंतगढ़ अभिलेख में आता है।
बसंतगढ़ अभिलेख या फिर आप बात कहो बसंतगढ़ शिलालेख। इसमें सबसे पहले राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और बसंतगढ़ जो आपके कहाँ पर है, सिरोही। सिरोही के बसंतगढ़ में ये कहा जाता है कि खीवज माता अर्थात सीमल माता का मंदिर है, और इस सीमल माता के इस मंदिर के पीछे एक अभिलेख स्थापित किया गया है, और उस अभिलेख को बसंतगढ़ अभिलेख कहते हैं। ये कहा जाता है कि ये जो बसंतगढ़ अभिलेख है, ये बसंतगढ़ अभिलेख सिरोही में चावड़ा वंश के शासक, चावड़ा वंश के शासक राजा वर्मलात के बारे में जानकारी देता है। तो वैसे हम इस अभिलेख के बारे में डिटेल में जब हमारा टॉपिक होगा इतिहास के स्रोत, उस इतिहास के स्रोत में हम इसका पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर केवल जो चीज़ याद रखनी है कि बसंतगढ़ अभिलेख जो आपकी खीवज माता के मंदिर के पीछे स्थित है सिरोही जिले में, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि चावड़ा वंश का जो एक शासक थे राजा वर्मलात, इस राजा वर्मलात के बारे में हमें जानकारी अवेलेबल करवाते हैं। तो राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर इस अभिलेख के समय की अगर हम बात करें तो इसका समय बैठता है 682 ईस्वी। अब यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो अभिलेख है, बसंतगढ़ अभिलेख है, इस बसंतगढ़ अभिलेख में जो ये राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किसके लिए किया गया है, ये किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस काल के दौरान इस भारत का जो पश्चिमी भाग था, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार शासकों का शासन था। और ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, ये गुर्जर प्रतिहार शासक का जो प्रांतीय विभाजन कर रखा था, जो प्रादेशिक विभाजन था, जो प्रांतों को विभाजन किया जाता था, वह राजस्थानीय के नाम से होता था, और इनके जो गवर्नर थे उन्हें राजस्थानीय शब्द से उल्लेखित किया जाता था। तो जनरली कुछ विद्वान इसके बारे में ये जानकारी देते हैं कि ये शब्द राजस्थान या किसी भूभाग के लिए प्रयोग में नहीं किया गया है, ये किसी प्रशासनिक पद या किसी प्रशासनिक भूभाग के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आपकी इस राजस्थान शब्द का यहाँ पर प्रयोग होता है। दूसरी चीज, अगला जो राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान शब्द भी प्रयोग में कहे जाते हैं कि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था और उसमें दो रचनाएं आती हैं। एक तो आते हैं राजरूपक और एक नयनसी विख्यात। ये दो रचनाएं राजस्थान की ऐसी मानी जाती हैं जहां पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। राजस्थान जहाँ पर ये कहा जाता है राजपूत शासकों का शासन था, उसे राजस्थान शब्द को के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है, लेकिन किसी का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था। इन्होंने लिखा, इनका कोई विभाजन किस आधार पर इन्होंने इसे राजस्थान शब्द के आधार पर कहा, इसके बारे में इन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। इस प्रकार आपके इस राजस्थान के कुछ शब्द यहाँ पर हमें मिलते हैं, मरुकांता, राजस्थानादित्य और राजस्थान। अब अगला जो राजस्थान का जो नामकरण हमें मिलता है, राजस्थान का अगला जो हमें नामकरण मिलता है वो राजस्थान का अगला नामकरण राजपूताना मिलता है। राजस्थान का जो नामकरण है वो मिलता है राजपूताना। राजपूताना क्या है? राजपूताना से मतलब, राजपूताना से मतलब ये है कि ऐसा शासक जहाँ पर राजपूत निवास, ऐसा भूभाग जहाँ पर राजपूत निवास करते थे या फिर उनका शासन संचालित होता है, तो ऐसे भूभाग को राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया है। हम यहाँ पर देखेंगे कि राजपूत कौन थे, कहाँ पर इनका शासन था, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। एक टॉपिक होता है राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, वहाँ पर इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इन राजपूतानों या राजपूत शासकों के शासन स्थल को अंग्रेजों ने राजपूताना के संबोधित किया। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस शब्द का दो तरीके से प्रयोग हुआ है। एक तो ये कहा जाता है कि मौखिक रूप से के छोड़ दिया, और एक ने लिखित रूप से इसका प्रयोग किया।
एक ने मौखिक रूप से इसका प्रयोग किया, लिखा उखा कुछ नहीं, लेकिन सबसे पहले इस भूभाग के लिए, संपूर्ण राजस्थान का जो वर्तमान भूभाग है उसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, और बाद में एक व्यक्ति ने फिर उसे लिखा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजपूताना शब्द का जो मौखिक रूप से प्रयोग है वो करने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम सर जॉर्ज थॉमस था। सर जॉर्ज थॉमस। सर ये जो जॉर्ज थॉमस था एक अंग्रेजी सेना में एक सैनिक अधिकारी था, और इसने इस भूभाग विशेष के लिए 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कारण मैं आपको बता चुका हूँ क्यों किया। दूसरा, लिखित रूप से ये कहा जाता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग विलियम फ्रैंकलिन द्वारा किया जाता है। विलियम फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस, कुछ न कुछ रिलेशन रहा होगा दोनों का। विलियम फ्रैंकलिन लंदन का निवासी था, कभी भारत नहीं आया, लेकिन यह जॉर्ज थॉमस का मित्र था, और जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान के इतिहास और राजस्थान के भूभाग के लिए इसने इसको जानकारी दी, इसने इसकी जीवनी के आधार पर बताया। तो उस आधार पर इस विलियम फ्रैंकलिन ने इस जॉर्ज थॉमस पर एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम था मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक लिखी जाती है विलियम फ्रैंकलिन द्वारा। 1805 में इस पुस्तक की रचना की गई, और इस पुस्तक में ये कहा जाता है कि इस राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो ये राजस्थान के नामकरण के कुछ स्टेप्स हैं, और इस प्रकार हमने उनका जिक्र किया है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन अब किस तरीके से आते हैं तो इसमें होता है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से विलेख में किया गया है, और अगर क्वेश्चन इस तरह तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन सी रचना में किया गया है, तो वहाँ पर राजरूपक। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि मौखिक रूप से राजस्थान का प्रयोग करने वाला, तो उसमें जॉर्ज थॉमस होता है, और लिखित रूप से करने वाला विलियम फ्रैंकलिन होता है। ये हमने नॉर्मल बात की, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते, आज तक ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया है, लेकिन हाँ इस बसंतगढ़ अभिलेख को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे कि आगे हमें पढ़ना है राजस्थान का नाम कैसे आया, कौन देने वाला था, उस पर बात की जाए। तो अगर बात की जाए राजस्थान शब्द का वास्तविक जनक, अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान शब्द का वास्तविक और यथार्थ रूप में लागू करने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास में बड़ा सम्मान के साथ इस व्यक्ति का नाम लिया जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि राजस्थान के इतिहास को संपूर्ण विश्व में फैलाने का अगर किसी ने सबसे पहले काम किया तो उसमें नाम आता है कर्नल जेम्स टोड का। इसी वजह से इसे राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। और भाई साहब घोड़े में बड़े घूमते थे, और घोड़े में ज़्यादा ही घूमने की वजह से स्थानीय लोग इन्हें कहा करते थे घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड कौन था, कहाँ से आया? अगर यहाँ पर हम बात करें तो यह स्कॉटलैंड का निवासी था, जो आपके पड़ता है इंग्लैंड।
स्कॉटलैंड का निवासी था और इंग्लैंड में ये आपके आता है। बेरोजगार थे, नौकरी लग गई, आर्मी में काम करने लग गए, सोल्जर बन गए। सोल्जर जब बने तो कंपनी ने इन्हें भेज दिया भारत। भारत आ गए और भारत आकर इनका जो भारत आगमन हुआ, क्योंकि हर चीज़ देखनी है, भारत आगमन, भारत आगमन हुआ 1798। कुछ किताबें 1793 का उल्लेख करती है, लेकिन वास्तविक जो स्वरूप माना जाता है इन भाई साहब का 1798। मराठाओं के संपर्क में एक मराठा सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था खांडेराव। खांडेराव के सहयोगी या सहायक के रूप में इन्होंने काम किया और उस दौरान इनका एक बार साबात के दुर्ग, यानी कि जो 12 जिले में है, इस साबात के दुर्ग तक भी आना जाना रहा, क्योंकि खांडेराव का कुछ समय के लिए इस साबात के दुर्ग पर अपना साबात के दुर्ग पर इसने अपना अधिकार किया था। खांडेराव का ये राजस्थान हिस्ट्री के साथ हमारा संबंध हो सकता है कि खांडेराव का साबात दुर्ग पर कुछ समय के लिए अधिकार रहा। उसके अलावा खांडेराव को अगर आप इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में पढ़ें तो जब आप पढ़ते हो तो मैसूर, और मैसूर में एक का जैसे हम नाम लेते हैं तो एक शासक का नाम याद आता है, वो है हैदर अली। और इस हैदर अली को मैसूर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में जिस व्यक्ति का प्रमुख रूप से योगदान रहा वो खांडेराव था। तो इस खांडेराव के सहायक के रूप में इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद यह सिंधिया के अधीन चला जाता है, सिंधिया के शासकों के अधीन चला जाता है, वहाँ पर इसने काम किया। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हरियाणा के रोपड़ सेक्टर में चला जाता है और वहाँ पर शेखावत शासकों के अधीन इसने काम किया। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि उसका ये तो भारत आगमन रहा, लेकिन राजस्थान आगमन कब हुआ, क्योंकि हम राजस्थान इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसका राजस्थान आगमन कब हुआ। तो कर्नल जेम्स टोड का जो राजस्थान आगमन था वो राजस्थान आगमन इसका माना जाता है 1806, जून 1806 में ये राजस्थान आया। और कौन सी रियासत में सबसे पहली है वो देखो। कर्नल जेम्स टोड इतिहास के संदर्भ में, राजस्थान इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण एक पर्सनालिटी मानी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर ये पूछे केवल मात्र ये कि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का पिता था, घोड़े वाला बाबा था, इसको लेकर आज तक क्वेश्चन क्लोज हो चुके। इस कंपटीशन के ज़माने में ऐसे क्वेश्चन अगर आने के चांसेस होते हैं तो हमारे एसटीसी के एग्जाम में होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत में है या कौन सी रियासत में अतिथि के रूप में आते हैं, कब आए, इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरीके का एक वेब है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत राजस्थान में एक राष्ट्रीय आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की थी। उन्हीं के अनुयायियों द्वारा यहाँ पर एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई थी। तो इस वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसके रेफरेंस में अगर आप राजस्थान इतिहास, प्राचीन हिस्ट्री के रेफरेंस में बात करो तो उसमें कर्नल जेम्स टोड महत्वपूर्ण है। तो इस वजह से क्वेश्चन इस तरीके से पुट अप हो सकता है कि कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले कब आए। ये नॉर्मल है। अगर वो ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आता, तो कहाँ पे, उदयपुर। अगर रियासत की बात करें तो मेवाड़ या उदयपुर, और जगह की भी बात करें तो उदयपुर। तो ये भाई साहब यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद अब ये आया 1817 में। राजस्थान की देशी रियासतों ने अंग्रेजों के साथ साहित्य संधियों की शुरुआत कर दी थी, जिसकी शुरुआत करौली के हरबख्श पाल सिंह ने की, जिसका अंत 1823 में सिरोही के साथ हुआ। यानी कि लगभग राजस्थान में 5 साल तक सहायक संधियों का दौर रहा। लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करें तो 1817 से लेकर 1818 तक, 1819 तक ये सहायक संधियों में लगभग पूरी रियासतें सिरोही को छोड़कर अंग्रेजों की अधीनता में जा चुकी थी सहायक संधियों के दौरान। तो जब ये सहायक संधि हुई तो सहायक संधि होने के बाद कर्नल जेम्स टोड को भी राजस्थान में नियुक्त किया गया कंपनी के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड को नियुक्त किया गया किस पद पर, और उस पद का काम क्या होता था, इसे पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। पॉलिटिकल एजेंट क्या, हम पॉलिटिकल एजेंट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल जो एजेंट होता था उसका ये कहा जाता है कि सहायक संधियों में एक शर्त ये थी कि
जिस रियासत द्वारा साइक संधि की जाएगी वह रियासत, जिस रियासत के साथ साइक जिस रियासत के साथ साइक संधि की जाएगी वह रियासत अपनी रियासत में एक अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति करवाएगी, और वह जो अंग्रेज अधिकारी जो रियासत में नियुक्त होगा वह उस शासक की गतिविधियों पर नजर रखेगा कि भाई कोई अंग्रेजों के खिलाफ या कंपनी के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। तो इस अधिकारी को जो नियुक्त किया जाता था उसे कहा जाता था पॉलिटिकल एजेंट, और कर्नल जेम्स टोड की पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान में इसकी नियुक्ति होती है। और राजस्थान में होती है तो सबसे पहले हाड़ौती प्लस मेवाड़ का भार दिया गया, और ये भाई साहब यहाँ पर मार्च 1818 में नियुक्त हो गए। बाद में 1819 में सिरोही का अतिरिक्त भार दे दिया गया, और इन्हें 1822 में मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया। तो इस तरीके से कर्नल जेम्स टोड इन 3 रियासतों से मुख्य रूप से संबंध रहा, हाड़ौती, मेवाड़, सिरोही और मारवाड़। तो इस प्रकार इसने इस कार्यकाल के दौरान कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति के दौरान मेवाड़ के इतिहास को पढ़ा, मेवाड़ के इतिहास से बड़ा प्रभावित हुआ, और इसलिए प्रभावित इसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करती है, और जिज्ञासा इसके पूरे राजस्थान के इतिहास को पढ़ने को लेकर हो जाती है। और इस पूरा का पूरा जब ये अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर रहा था तो एक भाई साहब इनको मिल गए, और उन भाई साहब का नाम क्या? उन भाई साहब का नाम था मान सिंह। ये कहा जाता है मान सिंह, राजा मान सिंह मारवाड़ के शासक थे। उन्होंने एक तरकीब सोची कि यार ये अंग्रेज व्यक्ति है, अगर ये हमारा इतिहास लिखेगा तो अंग्रेजी में लिखेगा, अंग्रेजी में जब लिखा जाएगा इसकी लिखी हुई पुस्तकें इंग्लैंड में जाएगी, इंग्लैंड की थ्रू यूरोप में जाएगी, और अब इंग्लैंड या यूरोप में राजस्थान का इतिहास पढ़ा जाएगा। यानी कि राजस्थान का इतिहास अब कहाँ पे फैलेगा? यूरोप में फैलेगा। तो मारवाड़ के शासक मानसिंह ने प्रेरणा प्रदान की और कहा कि क्यों ना आप राजस्थान के अलग अलग रियासतों का इतिहास लिखो। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि राजस्थान इतिहास की प्रेरणा जो कर्नल जेम्स टोड को प्रदान की, वो प्रदान करने वाले थे मान सिंह जो मारवाड़ के क्या थे? शासक। तो इस प्रकार से राजस्थान इतिहास की लिखने की जो प्रेरणा प्रदान की वो मान सिंह द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास को लिखने के लिए तैयार हुए। अब कर्नल जेम्स टोड ने जब राजस्थान का इतिहास लिखना शुरू किया तो भाई साहब इतना तो ये भी नहीं थे कि ये सब जान ले। संस्कृत इनके भाई जी को भी नहीं आती थी, किससे पढ़े? किसी भारतीय का सहयोग लेना जरूरी है। तो इन भाई साहब को एक व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ा, एक व्यक्ति का इन्हें सहयोग लेना पड़ा, और वह थे एक जैन मुनि। और उन जैन मुनि ने इस कर्नल जेम्स टोड को बहुत सहायता प्रदान की, और जब इसने सहायता प्रदान की तो ये कहा जाता है कि वह उन्हें क्या बना लेगा? गुरु। तो कर्नल जेम्स टोड के जो गुरु बने वो गुरु बनेंगे यति ज्ञानचंद्र। और ये ज्ञानचंद्र जी कौन? ज्ञानचंद्र जी थे मांडलगढ़ जैन उपाश्रय के संत थे। एक जैन मुनि थे जो मांडलगढ़ का जैन उपासना था, उस जैन उपाश्रय के संत माने जाते हैं।
तो इस प्रकार ये कर्नल जेम्स टोड था। इस कर्नल जेम्स टोड की हमने सामान्य जीवनी की बात की। हम राजस्थान के इतिहास के पिता को भी पढ़ रहे हैं और राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला जिसको हम क्रेडिट देते हैं उस व्यक्ति को भी पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें ये थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। कौन कर्नल जेम्स टोड था? स्कॉटलैंड, भारत आगमन, राजस्थान आगमन, पॉलिटिकल एजेंट भी कहाँ पर ये नियुक्त रहा, और इसने राजस्थान इतिहास लिखने की किसने प्रेरणा दी, और इनके गुरु कौन थे। तो ये कर्नल जेम्स टोड हो गए। अब हम हमारे लिए साहित्यिक रूप से भी और हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रूप से भी कुछ इसकी रचनाएं थी जिसने इस कर्नल जेम्स टोड को मरने के बाद फेमस कर दी। मरने से पहले कर्नल जेम्स टोड को केवल राजस्थान में जानते थे, लेकिन मरने के बाद कर्नल जेम्स टोड न केवल राजस्थान से बाहर भी क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। तो आगे अगर हम बात करें तो इस कर्नल जेम्स टोड ने जब ये राजस्थान का इतिहास पढ़ा और इसको अपनी एक डायरी में इंक्लूड करता गया और इसने उसके आधार पर अपनी रचनाएं लिखी। इसकी रचना और इसकी रचनाओं में अगर हम जाए तो इसकी 3 रचनाएं थी और ये 3 रचनाएं हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। पहली जो रचना मानी जाती है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। पहली रचना, पहली पुस्तक, और इसी पुस्तक ने कर्नल जेम्स टोड को फेमस कर दिया। ये पुस्तक तो इन्होंने अपने निजी वे अपने खुद के खर्चे से इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया और बाद में ये कहा जाता है कि जब इसका प्रकाशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये जिंदे नहीं बचे, यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद ये पुस्तक प्रकाशित तो हो गई लेकिन लाभ नहीं हुआ। सॉरी, तो 1829 में ये पुस्तक की प्रकाशन हुआ, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। इस पुस्तक ने राजस्थान के इतिहास को यूरोप में दबा कर दिया, यूरोप में एक तरीके से बड़ा प्रचारित कर दिया। लोग ये सोचने लगे कि क्या राजस्थान में इस प्रकार के शासक भी हुआ करते थे। जब उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध पढ़ा, जब उन्होंने तराइन के युद्ध में देखा कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार स्वतंत्र किया या कितनी बार छोड़ा, तो यूरोप में बड़ा ये कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का बड़ा प्रभाव पड़ा। तो इस किताब में से पहले अगर हम बात करें तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना जो शब्द है, सॉरी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जब प्रकाशन हुआ तो इसमें क्या क्या था? तो इसमें था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इस ज्योग्राफी में भी जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो इसका जो नामकरण है राजस्थान का, उसको भी आप वहाँ पर देखते हो। और राजस्थान की ज्योग्राफिकल स्टेटस का जो रूप है, सबसे पहले लिखित रूप में अगर किसी ने दिया तो कर्नल जेम्स टोड ने दिया। और कौन सी पुस्तक में दिया? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज में। तो ये राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बाद यहाँ पर अगली चीज जो हमें जानकारी मिलती है, राजस्थान में सामंतवाद, राजस्थान का सामंतवाद। तो राजस्थान का सामंतवाद ये भी हमें किसकी जानकारी प्रदान करता है? ये पुस्तक हमें किसकी सामंतवाद की जानकारी प्रदान करेगी? अगली चीज है जो हमें जानकारी प्रदान करेगी, मेवाड़ का इतिहास। कर्नल जेम्स टोड ने पूरा राजस्थान का इतिहास लिखा, लेकिन यहाँ तो हमें केवल क्या मिल रहा है? मेवाड़ का इतिहास। फिर और हमें आगे की रचनाओं में मिलेगा, लेकिन इस रचना में केवल आपको मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है और शेष 2 चीज़ें, ज्योग्राफी राजस्थान का जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवाद था वह, और एक जो मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद एक अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमें यहाँ से मिलती है, अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हमें यहाँ से मिलती है वह राजस्थान का नामकरण, जो हमारा टॉपिक है, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण
कर्नल जेम्स टोड ने केवल एक आधार पर राजस्थान का नामकरण नहीं किया, उसने नाम दिए रायथान, उसने एक नाम दिया रजवाड़ा, और उसने एक नाम दिया राजस्थान। राजाओं के निवास स्थान की वजह से राजस्थान को कहा गया राजस्थान। राजपूतों का निवास स्थान या राजपूतों की अधिकता के कारण कहा गया रजवाड़ा। और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की वजह से, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की वजह से इसे क्या कहा गया राजस्थान। तो एक चीज है क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर बनने की चांसेस है, जो डेप्थ में जो कंफ्यूजन करने वाली स्थिति है वो ये हो सकती है कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर राजस्थान का नाम दिया। अब नाम तो तीन भाई साहब ने तीनों ही दिए, लेकिन बेस क्या था, जो राजस्थान शब्द का नाम दिया होता है, तो भौगोलिक आधार पर जो नाम होता है वहाँ का कौन सा था, राजस्थान। जबकि जो राजस्थान है शासकों की पॉलिटिकल हो गया और रजवाड़ा ये सोशली हो गया। तो ज्योग्राफी, सोशली और पॉलिटिकली, राजनीतिक वजह से इसे राजस्थान कहा गया। सामाजिक यानी कि राजपूत जो समाज के हिस्सा, उस राजपूतों की वजह से इसे कहा गया रजवाड़ा। और इसे ज्योग्राफिकली भौगोलिक कारणों से इसे क्या कहा गया राजस्थान। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक हमें ये जानकारी प्रदान करती है मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान का सामंतवाद और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान क्या नामकरण। अगली जो चीज़ है, जैसे इसकी पुस्तक बिकती है तो ये बड़ा फेमस हो गया। अब तो ये देखा जाने लगा कि क्यों ना कर्नल जेम्स टोड ने और भी कुछ लिखा हो, तो वह चीज़ भी सामने आना चाहिए। और इसके बाद इसकी एक अगली दूसरी किताब आती है जिसे इस का सेकंड भाग कहा जाता है, और वो पुस्तक थी द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन हम यहाँ पर केवल द वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसे बहुत सी जगह जो इसका नाम दिया जाता है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, उसी जगह इसका ये भी नाम दिया जाता है। तो ये पुस्तक अब आपकी आएगी 1832 में। ये पुस्तक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक में राजस्थान के इतिहास, जो मेवाड़ को छोड़कर बचा हुआ राजस्थान का इतिहास है, वो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इस पुस्तक से। और यहाँ से हमें बीकानेर, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती और जैसलमेर ये कहा जाता है कि इन रियासतों का इतिहास जो हमें है वो कहाँ से मिलता है, इस पुस्तक से। तो आपके एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, हाड़ौती का इतिहास कर्नल जेम्स टोड की कौन सी पुस्तक में लिखा है, तो वहाँ पर नाम आएगा आपके द वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो एक दूसरी रचना मानी जाती है, और जैसे ये रचना फेमस हुई 1839 में एक अगली इसकी पुस्तक आ जाती है, और वह थी ट्रेवल्स ऑन इंडिया। ट्रेवल्स एंड ऑन वेस्टर्न इंडिया, और ये पुस्तक आती है, और इस पुस्तक में भी राजस्थान के बारे में, राजस्थान के इतिहास को छोड़ा, इसमें जो थी राजस्थान की परंपरा, अंधविश्वास, राजस्थान की जो परंपराएं, अंधविश्वास, संस्कृति, हर प्रकार की चीज जो कल्चर से संबंधित चीजें थी, वह आपके कहाँ से मिल रही है, इस पुस्तक से। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पर ऐड हो जाती है, गुजरात का इतिहास। कर्नल जेम्स टोड ने गुजरात का इतिहास भी लिखा, लेकिन इन दो पुस्तकों में नहीं। ये कौन सी,
इस पुस्तक में लिखा जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड की 3 पुस्तकें थी, प्रकाशित होती हैं और प्रकाशित होने के बाद ये कहा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का जो वास्तविक स्वरूप है वो निकल कर सामने आता है। और इस प्रकार राजस्थान शब्द का जो वास्तविक जनक है वो हमने किसको माना? कर्नल जेम्स टोड को माना। हमने इस प्रकार कर्नल जेम्स टोड की जो जीवनी थी, इस जीवनी पर बात की। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के संदर्भ में क्या किया, वैसे बहुत से अभिलेख की खोज इस जेम्स टोड द्वारा की जाती है। अब ये जो रचनाएं थी, इस रचनाओं का अनुवाद हुआ। इन रचनाओं का अनुवाद ये कहा जाता है कि ये तो लिखी गई तो अंग्रेजी में थी, रचनाएं थी वो किस में थी? इंग्लिश से। लेकिन अब इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होगा और हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले थे बलदेव प्रसाद मिश्र या बलदेव मिश्र, इनके द्वारा इनका ट्रांसलेशन किया। लेकिन बाद में इस ट्रांसलेशन को शुद्धिकरण करके डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा इसका फिर शुद्धिकरण करके इसका पूरी तरीके से ट्रांसलेशन किया गया। तो इस वजह से डॉक्टर ओझा को वास्तविक रूप से कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों का अनुवादक कहा जाता है। लेकिन अगर आपके दोनों ऑप्शन हो तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? अगर बलदेव मिश्र और GH ओझा है तो हमें बलदेव मिश्र पर क्लिक करना है, और अगर बलदेव मिश्र नहीं है तो आपका क्या माना जाएगा? GH ओझा। तो ये कर्नल जेम्स टोड है। बाद में भारत की आज़ादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद राजस्थान का जो नामकरण है वह कर लिया जाता है राजस्थान 26 जनवरी 1950 को। और वैसे हम यहाँ पर अगर बात करें तो 30 मार्च राजस्थान शब्द को वास्तविक रूप से माना जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और इसे ही इस दिन राजस्थान शब्द का प्रयोग ऑथेंटिक माना गया। लेकिन संविधान के लागू होने से भारतीय राज्यों के नामकरण को रूपरेखा स्पष्ट मानी जाती है। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान की नामकरण का ऑथेंटिक वास्तविकरण माना जाता है। तो ये आपके राजस्थान के नामकरण से चीज़